हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड। बच्चों हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 4 पर। और आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 में बच्चों आज हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। इससे पहले बच्चों लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोग कंटिन्यू हैं वर्क पर। हमने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया वर्क का। फिजिक्स में वर्क जो है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। लेक्चर 1 में हमने देखा बच्चों वर्क इज़ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और उसके साथ बच्चों हमने स्टडी किया वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स विच इज़ एफ डी कॉस थीटा। लेक्चर 2 में बच्चों हम लोगों ने स्टडी किया वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, कि अगर बच्चों इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो वर्क है वो हमने कैलकुलेट करना है और फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो फिर उस केस में क्या करेंगे, छोटे छोटे इंटरवल्स बनाएंगे। हर इंटरवल में फोर्स फाइंड करेंगे, फोर्स कांस्टेंट होगी, उसका वर्क फाइंड करेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे, दैट विल बी टोटल वर्क, राइट। तो बच्चों इस चैप्टर में वर्क एंड एनर्जी में, जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि इस चैप्टर को हम लोग 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, जिसमें पहला हिस्सा जो है उसमें वर्क होगा और वर्क से रिलेटेड जो है वो 3 से 4 लेक्चर हम लोग जो है वो बनाएंगे। इसी में बच्चों आज हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है ये स्टिल वर्क से रिलेटेड है। और आज बच्चों लेक्चर नंबर 3 में हम लोग वर्क डन ही स्टडी करेंगे, लेकिन ये होगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। इस टॉपिक में बच्चों हम लोग जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्क फाइंड करेंगे वहीं पर बच्चों हम 1-2 रिजल्ट्स भी बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड को डिफाइन करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करेंगे। ये कुछ बातें हम इसमें करेंगे जो हम इस पूरे टॉपिक को समझने के बाद बना सकेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज का ये जो लेक्चर है हमारा, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इसकी जो स्टेटमेंट है वो लेक्चर के एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलराइट बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों इस लेक्चर में हम लोग वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फील्ड को अंडरस्टैंड करते हैं। 2 हिस्सों में बच्चों ये टॉपिक को मैं करता हूँ। वर्क डन जो है ये इसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को ऑलरेडी डेवलप हो चुकी। वर्क डन आप समझ चुके हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमने बच्चों वर्क डन ही स्टडी करना है, लेकिन उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, मसलन उसको ग्रेविटेशनल फील्ड के रेफरेंस से हमने स्टडी करना है, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है बच्चों, ये एक फील्ड है जिसको हम डिफाइन करते हैं कि ये स्पेस है या कोई रीजन है, किसी भी मैस के अराउंड ये हो सकता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का ताल्लुक जो है जनरली बच्चों अगर मैं बात करूं तो किसी भी मैस से रिलेटेड हो सकता है। वो मैस जो है उसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी हो सकती है, एक माइक्रो मैस हो सकता है, और ये बच्चों एक मैक्रो मैस भी हो सकता है जिसमें प्लैनेट्स तक के मैसेज जो है उनको हम ले सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इसका ताल्लुक मैस से होता है, वो मैस छोटा हो, वो मैस बहुत बड़ा हो, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं। यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा इससे मुराद बच्चों हम लेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ प्लैनेट अर्थ, ठीक है। अर्थ के रेफरेंस से हम इसको जो है वो पढ़ेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसी को हमें बताना है कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये क्या है, और फिर हम समझेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। तो बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इसको हम डिफाइन करते हैं कि स्पेस और रीजन अराउंड अ मैस, जनरल बच्चों बात करेंगे तो अराउंड अ मैस कहेंगे। तो यहाँ पे चूंकि बच्चों हम बात कर रहे हैं प्लैनेट अर्थ की, तो अर्थ के रेफरेंस से, ठीक है, स्पेस और रीजन अराउंड अर्थ विद इन विच इट्स अफेक्ट या बच्चों अफेक्ट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, विद इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसका जो इफेक्ट है विद इन विच इट्स इफेक्ट और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अदर मैसेस, ठीक है, विद इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, विद इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर मैसेस, ठीक है, अराउंड इट। देखिए बच्चों किसी भी मैस के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये किसी भी मैस के अराउंड हो सकता है। ऐसी जगह होगी, ऐसी स्पेस होगी किसी मैस के अराउंड जहाँ तक बच्चों उस मैस का जो है वो अफेक्ट होगा किसी दूसरे मैस के ऊपर, दैट स्पेस और रीजन अराउंड द मैस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे बच्चों अर्थ की अगर हम बात करें तो जो प्लैनेट अर्थ है जो इसके अराउंड वी कैन एज्यूम कि देयर इज सम स्पेस अराउंड इट, और इस स्पेस में वी कैन एज्यूम बच्चों कि इसमें अगर कोई दूसरा मैस आता है, लेट्स से बच्चों एक मैस है, ये मैस m है जो इस
फील्ड के अंदर मौजूद है। ये मास है बच्चों, एक मास m2 है, ये m है, ये यहाँ पे कहीं मौजूद है। ये जो मास m है ये यहाँ कहीं मौजूद है। तो बच्चों ये जो दूसरे मैसेज हैं, एक तो ये बड़ा मास है, मास ऑफ अर्थ, जो अर्थ है इसका एक मास होगा m, और इसकी वजह से कुछ दूसरे मैसेज जो हैं वो इसके अराउंड जो मौजूद होंगे डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट डिस्टेंसेस पे, इन मैसेज के ऊपर इसका जो इफेक्ट होगा, या ये जो अर्थ का जो मैस है ये इनको जो इन्फ्लुएंस करेगा, और वो इन्फ्लुएंस फोर्स की शक्ल में होगा कि ये अर्थ जो है वो इस मैस के ऊपर फोर्स लगाएगी, इस मैस के ऊपर जो है वो फोर्स लगेगी, इस मैस के ऊपर फोर्स लगेगी, तो फोर्स की शक्ल में ये इफेक्ट होगा। तो बच्चों ये जो प्लैनेट अर्थ का जो मैस है ये दूसरे मैसेज को जो अफेक्ट करेगा फोर्स की शक्ल में। तो जितनी जगह पे बच्चों ये अफेक्ट होता है, दैट स्पेस अराउंड अर्थ और एनी अदर मैस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी भी मैस का होगा तो बच्चों उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे, और अर्थ का होगा तो उसको बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ कहेंगे। इसी तरह बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मार्स हो सकता है, इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सन हो सकता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ जुपिटर हो सकता है। जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड्स हम कह सकते हैं। या इवन हमारे पास ये एक छोटा ऑब्जेक्ट है, ये एक मार्कर है, इसका एक मास है, तो इसका भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो डिफाइन हो सकता है, जो इसके अराउंड हो सकता है। तो अब जो ये है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड का जो अफेक्ट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो दो मैसेज के दरमियान एग्जिस्ट करता है। तो दोनों मैसेज जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं अगर दो मैसेज जो हैं वो कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए हों। उस फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फार्मूला हम बनाते हैं, दैट इज इक्वल्स टू Gm1 m2 ओवर r स्क्वायर के फार्मूला से। तो हम इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर मतलब ये है कि दो मैसेज के दरमियान जो अफेक्ट है, एक बड़े मैस का छोटे के ऊपर, ये छोटे का बड़े के ऊपर, तो फोर्स तो सेम होगी, वो तो एक अलग डिस्कशन। लेकिन अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई दूसरा मैस आता है तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उस पर फोर्स लगाएगी, तो उसका जो अफेक्ट होगा ग्रेविटेशनल फील्ड का वो फोर्स होगा जो दूसरे मैस पे लगेगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये हमारा क्वेश्चन ये बन गया यहाँ पे इस सेंस में कि अगर बच्चों कोई मैस किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करता है, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई मैस मूव करता है तो बच्चों उस ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ से जो फोर्स लगाई जाएगी जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, ठीक है, हम उसको नाम दे लेंगे उस ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ से लगाई गई फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब उस ग्रेविटेशनल फोर्स को बच्चों अगर हम कंसीडर करें और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर करते हुए किसी मैस की मोशन को देखें कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, तो उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को लेके जब हम वर्क की कैलकुलेशन करेंगे दैट विल बी द वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है बच्चों, फर्ज कीजिए कि हमारे पास ये जो है ये अर्थ की कोई अर्थ सरफेस है, राइट, ये वी अज्यूम बच्चों कि ये अर्थ सरफेस है, एक छोटा पार्ट मैंने लिया है अर्थ का, तो ये एक छोटा पार्ट है। तो ये बच्चों इसके अराउंड जो है यहाँ पर बच्चों एक ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये बच्चों इसके जो स्पेस है इस सरफेस के अबव ये जो स्पेस है ये सारी ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब बच्चों इस ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई मैस मौजूद है m, तो इस मैस m के ऊपर बच्चों इस अर्थ की तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, और आमतौर पे बच्चों ये जो फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है वो हम लेते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर हम एक स्मॉल पोर्शन पे खड़े हैं अर्थ सरफेस के तो इसकी जो डायरेक्शन है वो अपेरेंटली डाउनवर्ड हमें लगेगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी बच्चों इस मैस के ऊपर जब ये एक्ट करेगी तो ये डाउनवर्ड होगी। वैसे अगर ब्रॉडर व्यू में देखें बच्चों तो ये मैस जो है वो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। यहाँ से देखें बच्चों तो इसके ऊपर जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, और यहाँ से बच्चों देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ। और इवन अगर कोई मैस यहाँ पे मौजूद है तो ये इस मैस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस डायरेक्शन में। तो ओवरऑल बच्चों जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन है ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मैस होती है। लेकिन अगर हम एक स्मॉल पोर्शन ऑफ सरफेस ले लें, जैसे हम जहाँ पे खड़े हैं इस सरफेस के ऊपर, तो वहाँ पे अपेरेंटली डाउनवर्ड हमें नज़र आएगी, तो हम इस मैस की डायरेक्शन को डाउनवर्ड जो है वो शो करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर ये मैस मूव करता है और कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो उस डिस्प्लेसमेंट को इस फोर्स के साथ अगर हम देखें तो वहाँ से वर्क को कैलकुलेट करने की कोशिश करें बच्चों तो उसको हम कहेंगे वर्क डन बाय
ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखें बच्चों उस केस में कि अगर ये मास राइट डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो राइट डायरेक्शन में होता है, तो ये हमारे पास एक ऐसा केस बनता है जिसमें डी राइट को और एफ जो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड, तो एंगल जो है वो 90 बनेगा। तो इस केस में बच्चों अगर हम वर्क कैलकुलेट करना चाहें तो दैट विल बी एफ डी कॉज 90, और चूंकि कॉज 90 जीरो, इसलिए ये वर्क जीरो होगा। तो अगर बच्चों कोई मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है ग्रेविटेशनल फील्ड में और उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करती है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क होगा दैट विल बी जीरो। इस तरह बच्चों अगर ये मास मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, फर्ज करें कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है, और डी को फिर बच्चों अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में ले लें और फोर्स जो है ये हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लें, जो कि हमेशा होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस केस में बच्चों ये बनेगा हमारे पास थीटा जो है दैट विल बी 180 डिग्रीज। तो यहाँ बच्चों थीटा 180 डिग्रीज बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे अगर हम वर्क कैलकुलेट करें दैट विल बी इक्वल्स टू एफ डी कॉज ऑफ 180, तो 180 कॉज -1, तो बच्चों हमारे पास वर्क आएगा नेगेटिव विच इज माइनस एफ डी। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। मतलब अगर कोई मास जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो उस केस में जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो नेगेटिव होगा। इसी तरह हम जो फर्ज करते हैं कि अगर कोई मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर डी को देखें बच्चों और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए, और चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो इस केस में बच्चों जो थीटा बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्रीज। ठीक है, दोनों पैरेलल हो जाएंगे, उस केस में डी और एफ दोनों पैरेलल होंगे, थीटा विल बी 0, और जो वर्क हम फाइंड करेंगे दैट विल बी एफ डी कॉज ऑफ 0, और चूंकि कॉज ऑफ 0 1 है तो वर्क जो है दैट विल बी इक्वल्स टू एफ डी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर बच्चों ये 2-3 बातें जो हैं ये आपने याद रखनी है कि अगर कोई मास मूव करता है ग्रेविटेशनल फील्ड में तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ 90 एंगल पे मूव करता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्क 0 होगा, ऑपोजिट जाता है तो नेगेटिव होगा, इन द सेम डायरेक्शन जाता है तो पॉजिटिव होगा। ये बच्चों यहाँ से आप लोगों से कुछ MCQs भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, ये तो थी बच्चों इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब हम चलते हैं इस टॉपिक को जो है वो डिफाइन करते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसके लिए बच्चों हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड को हम एज्यूम कर लेते हैं, और लेट्स से बच्चों कि ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, और इस अर्थ सरफेस के अबव जो एरिया है ये सारी जगह है दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड में बच्चों एक मास जो है वो मूव करता है एक पोजीशन ए से, यहाँ पे बच्चों एक पोजीशन ए है, यहाँ से एक मास मूव करता है और मूव करके वो जाता है बच्चों एक दूसरी पोजीशन पर जिसको हम नाम दे लेते हैं दैट इज पोजीशन बी। ये जो पोजीशन बी है बच्चों ये कुछ हाइट पर है, इसकी कुछ हाइट बनती है, और इसकी अगर सरफेस से देखें बच्चों तो जो हाइट होगी दैट इज एच। फर्ज करें बच्चों कि ये जो हाइट होगी इसकी सरफेस से यहाँ से, तो ये हाइट जो है ये एच है, ये पोजीशन ए है, इसको बच्चों हम इनिशियल पोजीशन कह लेते हैं दैट इज इनिशियल पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये बी जो है इसको बच्चों हम एज्यूम करते हैं कि ये इस मास की फाइनल पोजीशन है। हमने बच्चों इस मास को ए से बी लेके जाना है, और उसके लिए बच्चों हम एज्यूम करते हैं कि हम इसको लेके जाएंगे डिफरेंट पाथ से, जिसमें बच्चों पहले हम एक पाथ एज्यूम करते हैं, ए से स्टार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और फिर यहाँ से बच्चों हम लोग इसको लेके जाएंगे बी तक, और इस पाथ को बच्चों हम नाम दे देते हैं दिस इज पाथ 1। और ये बच्चों पाथ जो है ए से डी से बी, और ये जो पाथ है दैट इज पाथ 1। बच्चों हमने एज्यूम किया कि मास जो है एक मास जो है वो इस पोजीशन ए पर है, इसको हॉरिजॉन्टल मूव करवाया, ये हॉरिजॉन्टल मूव करके बच्चों मास आ गया पोजीशन डी पर, और यहाँ से फिर बच्चों ये मास जो है ये मूव करके चला गया पोजीशन बी पर। ये इसका एक पाथ है। इस तरह फिर बच्चों हम एज्यूम करते हैं एक दूसरा पाथ लेते हैं कि लेट्स से कि हम इस मास को ले जाते हैं एक पोजीशन सी पर, और वहाँ से फिर बच्चों हम इस मास को हॉरिजॉन्टल मूव करवा के लेके आते हैं पोजीशन बी पर। ठीक है, यहाँ पर तो ये मास जो है वो पहले ए से सी जाता है, और फिर बच्चों ये मास जो है वो सी से बी तक आता है। ये इसका दूसरा पाथ होगा बच्चों, इसको हम नाम देंगे पाथ 2 का। और उसके बाद बच्चों हम एज्यूम करते हैं कि एक हमारे पास और पाथ है जिसको डायरेक्ट हम कहेंगे, डायरेक्ट पाथ हम कहेंगे, और वो जो डायरेक्ट पाथ है बच्चों वो होगा फ्रॉम ए टू
बी, ये कर्व पाथ होगा और इस कर्व पाथ को बच्चों हम नाम दे लेंगे पाथ 3। तो इन तीन पाथ्स को बच्चों हम एज्यूम करते हैं कि ये तीनों पाथ्स जो हैं ये एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हैं और इन तीनों पाथ्स पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। ठीक है, और उसके लिए बच्चों हम इसको इस तरह करते हैं कि पहले हम पाथ 1 लेते हैं, तो हम लिखते हैं बच्चों पाथ फॉर पाथ 1 कि अगर ये मैस ए से डी जाता है और फिर डी से बी जाता है तो इसको पाथ 1 कहेंगे और इस पूरे पाथ का जो वर्क होगा बच्चों इसको हम नाम देते हैं वर्क ए डी बी। ठीक है, और इसको बच्चों हम कहते हैं कि ये जो वर्क होगा फ्रॉम ए टू डी टू बी पाथ 1, ये वर्क बच्चों हम दो हिस्सों में देखेंगे। एक होगा बच्चों वर्क फ्रॉम ए टू डी विच इज़ ए डी, प्लस फिर उसमें बच्चों हम लेंगे वर्क फ्रॉम डी टू बी। ठीक है, दोनों वर्क्स लेके ऐड करेंगे, दैट विल बी वर्क फ्रॉम ए डी बी। इस पूरी डिस्कशन में बच्चों आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो मैस बच्चों मूव करेगा ए से डी और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी एफ जी दैट इज डाउनवर्ड, और ए से डी जाते हुए बच्चों जो इस मैस का डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी डी, और यहाँ पे बच्चों जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90। तो पहले बच्चों यहाँ मैं कैलकुलेट करता हूँ वर्क फ्रॉम ए टू डी जिसको ए डी कहा। इसके लिए बच्चों हमने फॉर्मूला लगाया एफ डी कॉज ऑफ थीटा, और यहाँ पे बच्चों जो थीटा होगा दैट विल बी 90। जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, डी इज एक्टिंग ऑन द राइट साइड ए टू डी, और फिर कॉस थीटा 90। तो फिर बच्चों हमारे पास एफ जी और डी, और चूंकि थीटा यहाँ पे 90 है और कॉस 90 जो है दैट विल बी 0। सो वर्क फ्रॉम ए टू डी दैट विल बी 0। ठीक है, उसके लिए हमने एफ डी कॉस 90 लगाया तो दैट विल बी 0। नेक्स्ट बच्चों हम लिखते हैं कि हम वर्क फाइंड करेंगे दैट इज फ्रॉम डी टू बी, इसको डब्ल्यू डी बी लिखेंगे। इस पे बच्चों यही फॉर्मूला लगाएंगे विच इज एफ जी डी इंटू कॉस थीटा। अब इसमें बच्चों हम देखेंगे कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा डी से बी जाते हुए ये डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जबकि बच्चों यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी एफ जी दैट इज स्टिल एक्टिंग डाउनवर्ड। तो ये बच्चों वो केस हो गया जिसमें डी अपवर्ड है और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, और इस केस में बच्चों ये होगा कि जो एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान दैट एंगल विल बी 180 डिग्रीज। एफ जी को बच्चों हम लिखते हैं एम जी बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू एम जी, और डी जो है यहाँ पे बच्चों ये एच के इक्वल होगा, यहाँ पर जो टोटल हाइट है सरफेस से दैट इज एच, तो डी एच के इक्वल होगा, और कॉस जो है बच्चों ये आएगा 180। तो कॉस 180 चूंकि -1 होता है इसलिए बच्चों ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -mgh। तो डी से लेके बी तक जो वर्क होगा दैट इज -mgh। तो बच्चों जो वर्क हमारे पास आएगा ए डी बी पाथ 1 का वर्क ए डी बी जो कि दोनों को ऐड करके आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस -mgh, और ये वर्क बच्चों हमारे पास ए डी बी इक्वल होगा -mgh के। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट वर्क आ गया बच्चों जिसको हमने कैलकुलेट किया है फ्रॉम पोजीशन ए टू बी थ्रू पाथ 1 ए टू डी टू बी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इस जगह पे, और यहाँ पे हम अपनी कैलकुलेशन को कंटिन्यू रखते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे होगा पाथ 2। अब बच्चों पाथ 2 हम लेंगे, पाथ 2 कंसीडर करते हैं, और पाथ 2 जो है ये है बच्चों हमारे पास फ्रॉम ए टू सी टू बी। तो हम लिखते हैं बच्चों पाथ 2 के लिए, और ये होगा वर्क फ्रॉम, इसको लिखेंगे बच्चों वर्क फ्रॉम ए टू सी टू बी, और ये होगा वर्क फ्रॉम ए टू सी प्लस वर्क फ्रॉम सी टू बी। यानी वर्क होगा बच्चों ए से सी और फिर हम लेंगे वर्क फ्रॉम सी टू बी, तो दोनों को ऐड करेंगे दैट विल बी टोटल वर्क फ्रॉम ए टू सी टू बी। अब इसमें बच्चों हम पहले वर्क लेते हैं ए टू सी दैट इज डब्ल्यू फ्रॉम ए टू सी। ए से बच्चों सी जाएंगे तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा डी दैट इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो फिर बच्चों ये वो केस बनेगा जिसमें 180 डिग्रीज, तो हम लिखते हैं एफ जी डी
इंटू कॉस थीटा। एफ जी की वैल्यू बच्चों एम जी होगी, डी यहाँ एच होगा क्योंकि ये हाइट भी इसी हाइट के एच के इक्वल है, सो दिस हाइट इज ऑल्सो एच। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास कॉज ऑफ 180 और फिर बच्चों कॉज ऑफ 180 माइनस 1 होने की वजह से इसका आंसर आएगा माइनस एम जी एच। तो वर्क फ्रॉम ए टू सी विल बी इक्वल्स टू माइनस एम जी एच। नेक्स्ट बच्चों हम लिखेंगे वर्क फ्रॉम सी टू बी। अब हमने सी से बी आना है, तो सी से बी आते हुए बच्चों आप देखें कि जो डिस्प्लेसमेंट है डी दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो फोर्स है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी दैट एक्ट्स डाउनवर्ड, तो एंगल 90 बनेगा हमारे पास। तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला एफ जी डी कॉज ऑफ थीटा, तो यहाँ से एफ जी डी कॉज ऑफ 90, तो चूंकि बच्चों कॉज ऑफ 90 जीरो है इसलिए इस सारे वर्क की वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, सो वर्क फ्रॉम सी टू बी इज जीरो। तो इसमें बच्चों वर्क आ जाएगा ए सी बी पाथ 2 का, दैट इज इक्वल्स टू माइनस एम जी एच प्लस जीरो। सो वर्क फ्रॉम ए टू बी थ्रू पाथ 2 विल बी माइनस एम जी एच। ठीक है बच्चों, तो जो पाथ 2 है ए से सी से बी ग्रेविटेशनल फील्ड में, उसका जो वर्क है बच्चों वो भी हमारे पास बनेगा, दैट इज माइनस एम जी एच। ओके बच्चों, एंड द लास्ट वन इज पाथ 3। लास्ट बच्चों हमारे पास हम वर्क कैलकुलेट करेंगे पाथ 3 में। पाथ 3 जो है ये बच्चों हमारे पास डायरेक्ट है पाथ जो कि ए से बी तक है, और इस पाथ को अगर बच्चों हम देखें तो ये पाथ हमारे पास इस तरह से कि ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। तो इस पाथ का टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बच्चों ये मेथड है कि हम इस पाथ को छोटे छोटे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेप्स बना लेंगे। ठीक है, चूँकि बच्चों इस पाथ का कोई एग्जैक्ट जो है वो शेप नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है या कोई भी सिमेट्रिकल शेप नहीं बन रही, तो इसलिए बच्चों इस पूरे पाथ पे अगर ये मैस मूव करेगा, अगर इस मैस m को हम लेके जाएं, ये मैस m जो है ये बच्चों मूव करे और a से b इसको लेके जाना हो, तो बच्चों इस मैस पर इसका वर्क फाइंड करने के लिए ग्रेविटेशन फील्ड का हमें इसमें पूरे पाथ को हम डिवाइड कर लेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स में। तो वी एज्यूम बच्चों कि ये जो पाथ डायरेक्ट पाथ है फ्रॉम ए टू बी, इस पाथ को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स बनाएंगे, जिसमें बच्चों हॉरिजॉन्टल स्टेप्स x और वर्टिकल स्टेप्स y डायरेक्शन में लिए जाएंगे। फिर बच्चों ये जो टोटल वर्क होगा फ्रॉम ए टू बी अलोंग पाथ 3, इसमें बच्चों हम ये करेंगे कि पूरे जो स्टेप्स हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स होंगे इस तरह से, और फिर बच्चों हम ये करेंगे कि तमाम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स का जो वर्क है वो कैलकुलेट करेंगे और उनको ऐड करेंगे, तो वो हमारे पास बनेगा टोटल वर्क फ्रॉम ए टू बी। अब जब हम ये काम करेंगे बच्चों ए से बी तक तमाम स्टेप्स का वर्क फाइंड करेंगे, तो उसमें हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की पहली दोनों कैलकुलेशंस में कि बच्चों जो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स होते हैं उनका जो वर्क होता है वो ज़ीरो होता है। जैसा कि बच्चों हमने देखा पाथ 1 में कि जब ये मैस m मूव किया a से d तक, ये एक हॉरिजॉन्टल स्टेप था, और इस हॉरिजॉन्टल स्टेप में जब हमने वर्क फाइंड किया तो वो वर्क आ गया ज़ीरो 90 एंगल की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट राइट को, तो एंगल 90, जिसकी वजह से a टू d जो वर्क होगा वो ज़ीरो होगा। फिर बच्चों हमने यहाँ देखा पाथ 2 में कि जब ये मैस C से B गया तो उस केस में भी डिस्प्लेसमेंट राइट को था, फोर्स डाउनवर्ड, तो उस केस में भी एंगल 90 बना, और C से B तक जाते हुए जो हमने वर्क की कैलकुलेशन की तो उसका आंसर हमारे पास ज़ीरो आया। इसलिए बच्चों जितने भी हॉरिजॉन्टल स्टेप्स होंगे यहाँ पे, उन तमाम हॉरिजॉन्टल स्टेप्स का जो वर्क होगा दैट विल बी ज़ीरो। तो हम इसको एक लाइन में या एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि वर्क डन फॉर ऑल द हॉरिजॉन्टल स्टेप्स, work done for all the horizontal steps will be zero। ठीक है बच्चों, ये हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में जो है ये फोर्स जो है ये डाउनवर्ड एक्ट करती है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल होता है, एंगल 90 होता है, तो उसका वर्क ज़ीरो बनता है। लिहाजा हम हॉरिजॉन्टल स्टेप्स का वर्क कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ कैलकुलेट करेंगे बच्चों वर्टिकल स्टेप्स का वर्क, जिसमें पहले वर्टिकल स्टेप को डेल्टा y1 कहेंगे, दूसरे वर्टिकल स्टेप को डेल्टा y2, तीसरे को डेल्टा y3, डेल्टा y4 और सो ऑन बच्चों हम डेल्टा yn कहेंगे।
तो तमाम वर्टिकल स्टेप्स को नाम देंगे डेल्टा y1 2 3 एंड सो ऑन। फिर बच्चों इन तमाम वर्टिकल स्टेप्स का वर्क फाइंड करेंगे, जिसमें बच्चों पहले वर्टिकल स्टेप का जो वर्क होगा, फर्ज करते हैं बच्चों कि उस वर्क को हम नाम देते हैं दैट इज लेट्स से दैट इज W1। ठीक है, तो W1 जो है दैट इज वर्क डन फॉर द फर्स्ट स्मॉल स्टेप। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बच्चों ये बनेगा हमारे पास F डॉट डेल्टा y1, और इसको बच्चों हम लिख सकते हैं F डेल्टा y1 इंटू कॉस थीटा। तो चूंकि बच्चों यहाँ पे वर्टिकल स्टेप के लिए जो F है दैट इज mg, वर्टिकल स्टेप जो है डेल्टा y1, और थीटा जो है यहाँ पे बच्चों दैट विल बी टेकन एज 180, क्योंकि हमने ये भी देखा बच्चों कि जो वर्टिकल स्टेप है उसका जो वर्क है उसके लिए वो नेगेटिव वर्क होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, जिसकी वजह से एंगल 180 बनेगा। तो बच्चों पहले वर्टिकल स्टेप का जो वर्क होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस एम जी इंटू डेल्टा y1, क्योंकि cos 180 की वैल्यू होगी -1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास जो W1 आएगा दैट विल बी वर्क डन फॉर द फर्स्ट वर्टिकल स्टेप। ठीक है, तो उसको बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे W1 विच इज -mg डेल्टा y1। ठीक है, इस तरह से हमारे पास वर्टिकल स्टेप है, इसकी बच्चों हाइट डेल्टा y1 है, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो mg है ग्रेविटेशनल फोर्स उसने डाउनवर्ड एक्ट करना है, थीटा 180 होगा, तो -mg y1। सिमिलरली इसमें बच्चों हम ये करेंगे कि दूसरे वर्टिकल स्टेप्स का वर्क लेंगे, तो दूसरे वर्टिकल स्टेप का जो वर्क होगा दैट विल बी -mg डेल्टा y2। इस तरह सो ऑन बच्चों हम तमाम वर्टिकल स्टेप्स का जो वर्क है वो कैलकुलेट करते जाएंगे, तो हमारे पास जो nth वर्टिकल स्टेप होगा उसका जो वर्क होगा दैट विल बी -mg डेल्टा yn। तो बच्चों जो टोटल वर्क होगा हमारे पास Wt दैट विल बी इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस सो ऑन एंड देन Wn। तो W1 जो है दैट इज -mg डेल्टा y1 -mg डेल्टा y2 माइनस सो ऑन, फिर -mg डेल्टा yn। तमाम वर्क्स को ऐड करेंगे, और फिर बच्चों यहाँ से जो W टोटल होगा उसमें -mg कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास बचेगा डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 एंड सो ऑन प्लस डेल्टा yn। और तमाम वर्टिकल स्टेप्स को जब हम लोग बच्चों ऐड करेंगे, डेल्टा y1 फर्स्ट वर्टिकल स्टेप प्लस डेल्टा y2 प्लस 3 प्लस 4, और सबकी डायरेक्शन को अपवर्ड लेके जब हम बच्चों इसको ऐड करेंगे, द टोटल हाइट ऑफ ऑल द वर्टिकल स्टेप्स शुड बी इक्वल्स टू h। ठीक है, तो जो टोटल हाइट है बच्चों b की d से टोटल हाइट h के इक्वल तमाम वर्टिकल स्टेप्स का जो एडिशन होगी वो h के इक्वल होगी। तो हमारे पास बच्चों जो टोटल वर्क बनेगा दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम a टू b, तो उस वर्क की बच्चों जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू -mgh। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको दोबारा से इसको कंक्लूड करते हैं, और ये हमारे पास इसको हम वर्क a टू b भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो कंक्लूड बच्चों ये करते हैं कि पहले हमने देखा पाथ 1 यानी वर्क अलोंग पाथ 1 जो है ये बच्चों हमने देखा दैट इज इक्वल्स टू वर्क अलोंग पाथ 2, और तीसरा बच्चों हमने देखा वर्क अलोंग पाथ 3, यानी बच्चों हमने ये देखा वर्क अलोंग पाथ a d b इज इक्वल टू वर्क अलोंग पाथ a c b, और फिर हमने देखा कि वर्क अलोंग पाथ a b। ये तीनों वर्क्स सेम हैं। यहाँ बच्चों देखें इक्वेशन 1 दैट इज वर्क फ्रॉम अलोंग पाथ a d b, यहाँ हमने बनाया बच्चों वर्क अलोंग पाथ a c b फ्रॉम इक्वेशन 2, और ये हमने देखा इक्वेशन 3 में दैट इज वर्क अलोंग पाथ 3 विच इज डायरेक्ट फ्रॉम a टू b। तीनों पाथ्स के अलोंग जो वर्क डन है बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड दैट इज सेम। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को लेके हम लोग यहाँ पे जो है इसको रिजल्ट्स कुछ बना सकते हैं, कुछ बातों को डिस्कस कर सकते हैं। तो इन सब बातों को डिस्कस करने में बच्चों हमारे पास जो पहला रिजल्ट हम कह सकते हैं, या पहली जो चीज़ बच्चों हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं वो ये है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो ये बच्चों यहाँ पे मैं रिजल्ट लिखता हूँ इसके, तो इसको रेस कर लेते हैं।
जी, तो पहला रिजल्ट बच्चों आप कह सकते हैं कि पहला कंक्लूजन हम कह सकते हैं बच्चों हमारे पास कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड, work done by the gravitational field is independent of the path followed। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास पहला कंक्लूजन जिसमें हमने ये देखा कि ग्रेविटेशनल फील्ड का जो वर्क है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, वो इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड। ए डी बी पे हमने बच्चों कैलकुलेट किया, ए सी बी से कैलकुलेट किया और डायरेक्ट ए टू बी किया, तो हमने देखा कि रिजल्ट सेम रहा, वर्क सेम रहा। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। इट डिपेंड्स ऑन, इसका मतलब ये है कि डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मास। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन the initial, it depends only on the initial and final positions of the object। इसमें बच्चों वर्क कितना होगा ये डिपेंड करता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है। अगर बच्चों इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन फिक्स्ड है और आप किसी भी पाथ के अलोंग वर्क करते हैं, मास को मूव कराते हैं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड विल रिमेन सेम। ठीक है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों चेंज नहीं हो रही तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड भी चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कह देते हैं दैट इज रिजल्ट वन, विच इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ठीक है बच्चों, और इस ऐसे बच्चों फील्ड को, द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, और ये बच्चों इसका हमारे पास नाम आ गया। तो इस फील्ड को, इस तरह के फील्ड को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये हुआ कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। राइट, ये हमारा एक दूसरा रिजल्ट आप कह लें, इसको रिजल्ट 2 कह सकते हैं या एक नाम दे सकते हैं कि ऐसा फील्ड, द फील्ड इन विच वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। और यहीं पे बच्चों हम डिफाइन कर देते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, एक कंजर्वेटिव फील्ड और दूसरा कंजर्वेटिव फोर्स। द फोर्स अप्लाइड बाय अ कंजर्वेटिव फील्ड on an object is referred as conservative force। ठीक है बच्चों, तो ऐसी फोर्स जो एक कंजर्वेटिव फील्ड की तरफ से लगाई जाती है। तो कंजर्वेटिव फील्ड में बच्चों हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है बच्चों। इसके अलावा आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी तरफ से लगाई गई जो फोर्स होगी, दैट विल ऑल्सो बी अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और इसके बाद बच्चों ये हमारे पास जो इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स होती है ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होगी। इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स ये भी कंजर्वेटिव फोर्स में ही आएगी। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, तो जो फोर्स बच्चों लगाई जाएगी एक कंजर्वेटिव फील्ड की तरफ से, दैट विल बी कंजर्वेटिव फोर्स। लाइक बच्चों जैसे मैंने कहा ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो इस फील्ड के अंदर बच्चों जो फोर्स लगेगी यानी ग्रेविटेशनल फील्ड ही लगाएगा, इसमें ये वो फोर्स नहीं होगी जो हम लगाएंगे या कोई ऑब्जेक्ट या कोई और अदर ऑब्जेक्ट लगाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड के अलावा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ही फोर्स लगाएगा, तो दैट फोर्स विल बी कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अगर बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड है फर्ज करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो उस फील्ड की तरफ से जो फोर्स लगाएगी जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे, दैट विल बी कंजर्वेटिव फोर्स। इस तरफ जो इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स है तो वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होगी, उसी की तरफ से जो इलास्टिक स्प्रिंग की तरफ से लगाई जाएगी।
तो ये बच्चों कंजर्वेटिव फील्ड हो गया जिसमें वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोअर्ड, और फिर कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इस तरह बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हो सकती हैं, मसलन इसमें बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव अगर आप कह लें, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगर हम बात करें या उसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें बच्चों मतलब जैसा भी मैंने कहा है कि इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, जैसे बच्चों है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स में ये है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं दो डिफरेंट पाथ्स पे, तो फ़र्ज़ करें कि अगर बच्चों कोई मैस है m और ये मैस मूव करता है दो डिफरेंट पाथ से, ये है पाथ 1 और ये है पाथ 2, तो बच्चों इस मैस को इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाते हुए दो पाथ से जाता है, तो दोनों पाथ्स में डिफरेंट फ्रिक्शन का सामना होगा, तो इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज़ नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, सेम नहीं रहेगी फ्रिक्शन। इस तरह बच्चों एयर रेजिस्टेंस जो है इसको हम कहेंगे कि एयर रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ नॉन कंजर्वेटिव। एयर रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी अलॉन्ग डिफरेंट पाथ्स, सेम नहीं रहेगी, तो दैट इज़ नॉन कंजर्वेटिव। इसी तरह बच्चों टेंशन इन अ स्ट्रिंग हम कह सकते हैं, एक एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हैं, तो एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं टेंशन इन अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है दैट इज़ आल्सो नॉन कंजर्वेटिव। इस तरह बच्चों हमारे पास है प्रोपल्शन फोर्स ऑफ ए रॉकेट, ठीक है, ये हमने पढ़ी, दैट इज़ प्रोपल्शन फोर्स ऑफ ए रॉकेट, प्रोपल्शन फोर्स ऑफ ए रॉकेट, ये फोर्स भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकती है। इस तरह बच्चों प्रोपल्शन फोर्स ऑफ अ मोटर जो है ये भी हो सकती है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स बच्चों आप कह सकते हैं कि हम इसको रीड कर सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में। ठीक है, तो ये बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स का और फिर उसके साथ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने स्टडी किया। नेक्स्ट बच्चों हम एक रिजल्ट लिखते हैं, इसमें रिजल्ट 3 कह लें उसको, उसके लिए यहाँ पे मैं इसको जो है वो मेंशन करता हूँ। और रिजल्ट 3 जो है ये बच्चों आप यूँ कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं दैट इज अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज 0। तो ये बच्चों हमारे पास है रिजल्ट नंबर 4, और ये हम कहते हैं कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड around a work done by gravitational field around a closed path is 0। ठीक है बच्चों, ये भी एक रिजल्ट है। देखिए बच्चों इसमें हम ये इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम यहाँ से देखते हैं कि यही बच्चों डायग्राम है हमारे पास, इसमें हमने एक क्लोज्ड पाथ जो है वो लेना है। तो इस क्लोज्ड पाथ में बच्चों हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो एक ही पाथ हम यहाँ पे बच्चों लेते हैं, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, और यहाँ पे बच्चों हमने पाथ 1 यानी लिया ए से डी से बी। तो ये वाला जो पाथ है बच्चों जिसमें एक ऑब्जेक्ट ए से डी जाए, फिर डी से बी जाए और बी से वापस ए पर आ जाए, यानी वर्क फ्रॉम ए टू ए। ठीक है बच्चों, क्लोज्ड पाथ होगा वर्क फ्रॉम ए टू ए। तो इसमें क्या होगा बच्चों, हम ले सकते हैं वर्क फ्रॉम ए टू डी ले सकते हैं, प्लस फिर बच्चों वर्क ले सकते हैं फ्रॉम डी टू बी ले सकते हैं, वर्क डी बी ले सकते हैं, या इसको सिंपल हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि वर्क फ्रॉम ए डी ले सकते हैं, फिर वर्क ले सकते हैं फ्रॉम डी बी, प्लस वर्क ले सकते हैं बच्चों फ्रॉम बी डी बी ए यहाँ से। ठीक है, बी ए, वर्क फ्रॉम ए टू डी प्लस वर्क फ्रॉम डी टू बी एंड देन वर्क फ्रॉम बी टू ए। तो ये होगा वर्क अराउंड अ क्लोज्ड पाथ। तो ये बच्चों वर्क अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट वर्क विल ऑल्सो बी 0। ये हमारे पास है बच्चों रिजल्ट नंबर 4 विच इज़ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज 0। इसमें बच्चों आप देख सकते हैं
इसकी कैलकुलेशन के लिए पहले हम फाइंड कर सकते हैं वर्क फ्रॉम ए टू डी, अगर इसका प्रूफ करना हो। देखिए बच्चों, वो हमने यहाँ पे किया था वर्क फ्रॉम ए टू डी, और ये हमने देखा कि वर्क फ्रॉम ए टू डी जो है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये 0 आता है। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, वर्क फ्रॉम ए टू डी एफ जी डी और कॉज 90, तो ये वर्क हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। दूसरा बच्चों, हम यहाँ पे देख सकते हैं वर्क फ्रॉम डी टू बी, यानी डी से बी तक जो है वो वर्क क्या होगा, वो हमने यहाँ पे किया हुआ है, दैट इज़ वर्क फ्रॉम डी टू बी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस एम जी एच। ठीक है, माइनस एम जी एच। और तीसरा वर्क बच्चों हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं विच इज़ फ्रॉम बी टू ए, तो दैट विल बी वर्क फ्रॉम बी टू ए। बी टू ए वर्क के लिए बच्चों अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं कि हमने कैलकुलेट किया था वर्क फ्रॉम ए टू बी। उसमें बच्चों हम ये करेंगे कि सारे जो पाथ है बी टू, ये जो पाथ बनेगा, इस पाथ को हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, और उसमें बच्चों तमाम वर्टिकल स्टेप्स का जो वर्क है वो फाइंड करेंगे, और उन तमाम वर्क्स में हम जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो टोटल वर्क आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस एम जी एच। वहाँ पे आया था हमारे पास माइनस एम जी एच। अगर बच्चों हम ए से बी कैलकुलेट करेंगे तो वो वर्क आएगा माइनस एम जी एच, लेकिन अगर हम बी से ए कैलकुलेट करेंगे तो दैट वर्क विल बी प्लस एम जी एच। इसलिए बच्चों कि बी से ए आते हुए हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी डी की, दैट विल बी डाउनवर्ड, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे दैट एफ जी इज ऑल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड। तो इस तरह बच्चों दोनों वेक्टर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से पैरेलल वेक्टर्स होंगे, और थीटा यहाँ पे 0 होगा, जिसकी वजह से साइन जो है यहाँ पे वो प्लस का आएगा। तो इसके लिए आपने सारा वही रिवाइज करना है जो अभी हमने ये स्टडी किया था डिफरेंट स्टेप्स में, लेकिन उसमें होगा ये कि यहाँ पे थीटा 0 होगा, कॉस 0 की वजह से 1 आएगा, तो वही आंसर हमारे पास जो माइनस एम जी एच बना था इस केस में वो प्लस एम जी एच होगा। तो उसको बच्चों अगर हम अब ऐड करें, टोटल वर्क देखें हम ए टू ए, एक क्लोज्ड पाथ बनाएं ए से वापस ए, तो उसमें बच्चों हमारे पास ए टू डी जो है वो 0 होगा, और फिर जो डी से बी जो है ये माइनस एम जी एच होगा, और फिर बच्चों बी से ए उसका ऑपोजिट हो जाएगा ए टू बी से, तो वो बन जाएगा हमारे पास प्लस एम जी एच। ठीक है, तो यहाँ पे एम जी एच होगा, तो ये हमारे पास आएगा वर्क फ्रॉम ए टू ए दैट गोज टू 0। तो ये भी बच्चों हमारे पास एक रिजल्ट है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज 0। तो क्लोज्ड पाथ होगा तो उसका वर्क 0 होगा। सम टाइम बच्चों इस चीज़ को, इस डेफिनेशन, इस स्टेटमेंट को भी कंजर्वेटिव फील्ड कह लेते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तो आप ये भी लिख सकते हैं विच इज़ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, ये भी लिख सकते हैं। और बच्चों आप ये भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज 0, ये भी आप लिख सकते हैं। दोनों ही कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशंस आ सकती हैं, और कंजर्वेटिव फोर्स में भी फिर ये आ सकती हैं। द फोर्स अप्लाइड बाय अ कंजर्वेटिव field on an object, the force applied by a conservative field on an object is referred as conservative force। ठीक है बात, ओके बच्चों, ओके फाइन। तो इसमें बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसमें आप लोगों के लिए 2 लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से आ सकती है। पहला बच्चों क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बच्चों ऐसे भी स्टेटमेंट लिखी जा सकती है। ये एक क्वेश्चन यूं भी बन सकता है कि प्रूव दैट, आपसे पूछा जा सकता है प्रूव दैट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ये बच्चों पूछते हैं, तब भी आप वो सारा एक्सप्लेन करेंगे जिसमें आपने ये डायग्राम बनानी है, पाथ 1 लेना है ए टू डी टू बी, उसका वर्क फाइंड करना है, फिर बच्चों ए से सी से बी वो वाला वर्क फाइंड करेंगे, फिर डायरेक्ट ए टू बी करेंगे, और जिसमें आप दिखाएंगे कि तीनों पाथ्स में जो वर्क आता है दैट इज सेम, माइनस एम जी एच, वो करेंगे इसमें। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। अगर बच्चों ये स्टेटमेंट ऐसे आ जाती है, समटाइम ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बच्चों ऐसे भी आ जाता है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जैसे ये लिखा है मैंने कि प्रूव दैट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज 0। अगर ये ऐसे क्वेश्चन आ जाता है जो लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसके लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होगा उसमें लिखना पड़ेगा। उसमें सिर्फ आपको फिर एक क्लोज्ड पाथ ही
डिस्कस करना पड़ेगा, जिसमें वर्क होगा फ्रॉम ए टू डी और फिर डी टू बी और फिर बच्चों आप कैलकुलेट करेंगे बी टू ए। सारा बच्चों वर्क का वही तरीका है जो ए टू बी हम वर्क स्टेप्स में लेते हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ थीटा 0 लगाना है। जब बी टू ए आना है तो थीटा 0 लगाएंगे, जिसकी वजह से टोटल वर्क प्लस हो जाएगा। ए टू बी जाएंगे तो 180 लगाते हैं, जिसमें माइनस आ जाता है। सारे स्टेप्स का वर्क ऐड करके यहाँ प्लस आएगा, फिर तीनों को ऐड करेंगे 0। तो इस क्वेश्चन में अगर ये ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर आपको एक क्लोज्ड पाथ लेना पड़ेगा। उसमें ये भी हो सकता है कि आप ए टू डी टू बी टू ए क्लोज्ड पाथ ले लें, जैसे मैंने लिया है यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि आप ए से सी से बी से वापस ए क्लोज्ड पाथ बना लें। इसमें भी आप ये प्रूव कर सकते हैं कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड द क्लोज्ड पाथ इज 0। ठीक है, तो दोनों तरह से आप इसमें कर सकते हैं। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस बच्चों इस पूरी डिस्कशन से आपके लिए बनते हैं, दोनों की स्टेटमेंट। एक ये स्टेटमेंट आप कह लें फर्स्ट वन, रिजल्ट 1 ये स्टेटमेंट आ सकती है। रिजल्ट 4 ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसकी ये स्टेटमेंट जो है वो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ सकती है। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके लिए ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन बताइए कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, और उसके बाद जो इसमें आपके लिए कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, दोनों रिजल्ट्स में से कोई भी आप लिख सकते हैं। फिर कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन आ सकती है, वो आप ये वाली लिख सकते हैं। फिर बच्चों आपसे कंजर्वेटिव फोर्स की कुछ एग्जांपल्स के बारे में पूछा जा सकता है, जिसको एज ए एमसीक्यू आ सकता है। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल्स दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ईपी इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की कोई एग्जांपल आ जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन इन स्ट्रिंग, प्रोपल्शन फोर्स ऑफ अ रॉकेट, प्रोपल्शन फोर्स ऑफ अ मोटर, आप कह सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स आपने याद रखनी है एज ए एमसीक्यू। ऑलराइट बच्चों, सो दिस इज ऑल डन, ऑल क्लियर। तो आई होप बच्चों ये लेक्चर आप लोगों को जो है वो पूरी अंडरस्टैंडिंग देगा इस टॉपिक की, और आप लोग इस टॉपिक को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सा प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो आई होप इट इज़ ऑल क्लियर। स्टिल बच्चों अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आप समझते हैं कि आपको इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना है, आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बात या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो अभी अनक्लियर है, तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिख दें या डायरेक्ट मुझे सेंड कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, सो इट्स ऑल डन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।